अभी तक हम लोग डील कर रहे थे अपना इस चैप्टर को, जहाँ कि हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था इस चैप्टर से। ठीक है, तो आई होप कि आपको आगे भी इसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना कोई समय को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो अपना ये पहला चैप्टर है, जैसा कि हम सबको पहले से पता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना कंटेंट्स देख लिया है, जहाँ कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देख लिया है। ये अपना कौन सा होने वाला है? ये अपना पार्ट 2 होने वाला है। अब आप कहोगे कि पार्ट 1 कहाँ? तो है पार्ट 1 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपको पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट क्लिक करना है। बेसिक प्रैक्टिसेस हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है, सॉइल का प्रिपरेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है लगभग लगभग। तो हम लोग अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सोइंग ऑफ सीड वगैरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये सारा चीज़ कल के ही क्लास में हम लोगों ने देख लिया है, कैसे सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर वगैरह ये सब चीज़। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सोइंग ऑफ सीड। तो बीज को बोना क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। बट बीज को बोने से पहले हम लोग को क्या होना चाहिए कि बीज का क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या सीड जो है हेल्दी है, ये चीज़ जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो जो सीड जो डैमेज होता है, ठीक है, वो अंदर से होलो होता है, खोखला होता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, वो लाइटर होता है। तो हम लोगों को अगर एक अच्छा क्वालिटी का हम लोग को सीड पता करना है कैसा होता है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अंदर से खा पका करके बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, वो होलो हो जाता है और वो लाइटर हो जाता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक टब लेंगे, ठीक है, और टब में क्या करेंगे, वाटर लेंगे, वाटर में उस बीज को डाल करके रखेंगे। ठीक है, और उसको छोड़ देंगे पानी में। तो क्या होगा, जो सीड अच्छा होगा, जो सीड अच्छा होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा हैवी होगा। ठीक है, तो वो नीचे आकर के बैठ जाएगा। और जो सीड खराब हो चुका होगा, जो सीड डैमेज होगा, वो होलो होगा, जिसके कारण उसका वेट क्या होगा, लाइट होगा, वो हल्का होगा, वो वाटर के ऊपर तैरते रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है पता करने का कि सीड कैसा है, डैमेज है या फिर गुड क्वालिटी का है। ठीक है, इतना पता चल गया। और हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है सीड को सोन करने के टाइम पे, कि सीड जो है एकदम प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए, एकदम प्रॉपर डेप्थ पे। ऐसा नहीं कि हम लोग जमीन के ऊपर ही रख दिए तो हम लोग समझेंगे कि हाँ सीड जो है अब हमारा एकदम हो गया, बीज बोने वाला काम हो गया। अगर हम लोग जमीन के ऊपर छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो बर्ड्स वगैरह होता है उसको आराम से खा जाएगा। तो अब बीज ही नहीं रहेगा तो हम लोग का फसल भी होने वाला नहीं है। ठीक है, और प्रॉपर स्पेस दे करके हम लोग को बीज को बोना है। एक सीड यहाँ दिए, दूसरा यहाँ देंगे, फिर तीसरा यहाँ देंगे, एक प्रॉपर स्पेस देंगे ताकि उन लोगों को क्या मिल सके, प्रॉपर सनलाइट मिल सके, प्रॉपर वाटर मिल सके, और भी जो न्यूट्रिएंट उनको रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रॉपर मिल सके। ठीक है, और हम लोग को बीज को ड्राई सॉइल में कभी भी नहीं बोना है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीज को, सीड को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। और ज्यादा वेट वाला सॉइल में भी नहीं डाल देना है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो सॉइल ड्राई अप हो जाएगा तो उसका जो सरफेस है, ठीक है, ये मान चलो ये सॉइल जो है अभी बहुत ही ज्यादा वेट है। ठीक है, अब जब बाद में ये जब ड्राई हो जाएगा, जब ये सूख जाएगा, तो इसका जो ऊपर वाला सरफेस है ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण इस सीड को अंदर से बाहर जब जब ये जर्मिनेट करेगा तो अंदर से बाहर आने में क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा, फिर भी हमारा सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और जो सीड का जो हमारा अंदर में जो हमारा एयर होता है, ठीक है, अंदर में एयर का भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा इसके कारण से, है कि नहीं? तो हमारा सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से क्या होना चाहिए, ज्यादा वेट सॉइल में भी हम लोग को नहीं देना है, ज्यादा ड्राई सॉइल में भी नहीं देना है। ठीक है, और प्रॉपर स्पेस दे करके रखना है सीड के बीच में, और प्रॉपर डेप्थ में लगाना है, और मतलब ऐसा लगाना है, कवर हो जाना चाहिए ताकि कोई बर्ड्स वगैरह आकर के इसको हार्म ना कर सके। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये कुछ फिगर है जहाँ कर किसान जो है क्या कर रहे हैं, सीड को यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ आपके लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो बीज बोने का दो मेथड है, एक मैनुअली बाय हैंड, ठीक है, इसको हम लोग मैनुअल मेथड बोलते हैं, बाय हैंड। ठीक है, और बाय इम्प्लीमेंट्स, कुछ टूल्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, टूल्स का यूज करके हम लोग बीज को बोएंगे। तो ज्यादा बेटर मेथड रिकमेंडेड जो है वो कौन सा है, टूल्स का यूज करना। अब क्यों ऐसा है, देखो ज्यादा बेटर इंप्लीमेंट्स टूल्स इसलिए है क्योंकि ये करेक्ट डेप्थ पे क्या करता है, बीज को बोता है, और करेक्ट स्पेस के साथ। ठीक है, करेक्ट डेप्थ पे, जैसे ये सॉइल है इतना पे अगर बोना है तो सारा सीड यहाँ पर इतना पड़ जाएगा, और दोनों सीड के बीच में करेक्ट स्पेस रहेगा। ठीक है, ताकि इसको आपस में कोई कंपटीशन ना करना पड़े, सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट सब के लिए। ठीक है, ये सब चीज क्लियर हो गया।
और प्रॉपर कवर कर देता है। जो इम्प्लीमेंट्स होता है, जो टूल्स होता है, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो प्रॉपर क्या होता है, सॉइल को कवर कर देता है ताकि बर्ड उसको ईट नहीं कर पाए, ठीक है। और इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी मेहनत भी बचती है। इस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, जो बेटर रिकमेंडेड मेथड है वो कौन सा है, वो हमारा इम्प्लीमेंट्स के थ्रू बीज को बोना बहुत ज़्यादा मतलब बेटर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल टूल्स जो हम लोग बहुत समय पहले से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जो बीज को बोना है वो कैसा होता है, एक फनल टाइप का शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। देखो इनके यहाँ किसान भाई हैं, इनके हाथ में एक फनल टाइप का शेप स्ट्रक्चर्स है। जैसे जैसे ये बैल आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसमें बीज डाला जाएगा इस फनल टाइप में, और वो बीज यहाँ पर बोते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बट इसमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए फील्ड फनल में हम लोग क्या करेंगे, बीज बोते जाएंगे और वो नीचे नीचे आते जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि बीज आराम से सॉइल के अंदर में बो दिया जाएगा, क्लियर है इतना चीज। अब दूसरा है अपना सीड ड्रिल। ये जो है ट्रैक्टर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन को हम लोग ट्रैक्टर में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे ये क्या करता है, बीज को मिट्टी में बो देता है। ये हो गया हमारा सीड ड्रिल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल, ठीक है। ये हो गया अपना इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बीज बो दिए, अब हमारा थोड़ा सा फसल थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, ठीक है। अब उनको क्या चाहिए, और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जितना सॉइल में था वो धीरे धीरे करके खपत भी तो होगा, तभी तो वो बड़ा हो रहा है। अब उनको क्या चाहिए, धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करेंगे उनके सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से और भी ज्यादा इनरिच करने के लिए, ठीक है। सॉइल में और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाए ताकि उसका हेल्दी ग्रोथ हो सके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यूस कल्टीवेशन के कारण क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाता है। इस कारण से हम लोग को क्या करना पड़ता है, मैन्योर उसमें ऐड करना पड़ता है ताकि न्यूट्रिएंट्स उसमें बना रहे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा टर्म है जो कि ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रखिएगा तो फिर आगे चल करके बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा इन सभी चीज को समझने में, ठीक है। अब देखिए दो टर्म है हमारे पास, एक मैन्योर है, दूसरा हमारे पास फर्टिलाइजर है। अब मैन्योर क्या है, ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हम लोग को कहाँ मिलता है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट का डिकम्पोजिशन से, ठीक है। प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से हम लोग को ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, नेचुरली, ठीक है। जो कि फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को जो डंप कर देते हैं, ठीक है, ओपन प्लेस में, वो क्या होता है आगे चल करके डिकम्पोज हो जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मैन्योर पता चल गया। अब देखो फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है जिसमें कि एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एकदम भरा हुआ होता है, ठीक है। पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स भरा होता है, कोई एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स इसमें, कोई एक केमिकल्स में कोई एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होगा। इस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये केमिकल है जिसमें कि कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स भरा होता है, और ये फैक्ट्रीज में हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया अपना यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास हो गया, एनपीके हो गया जिसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम बोलते हैं, ठीक है। इन सभी चीज के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आपको अपने घर में अंकल, फादर, ग्रैंडफादर जो भी हैं उनसे आप जा करके पूछ सकते हो कि अंकल आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हो, तो वो आपको अपने घर में ही बता देंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के घर में खेती तो होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब देखिए कुछ हमारा डिफरेंस दिया हुआ है अपने एनसीईआरटी में ही, किसके किसके बीच में, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में दिया हुआ है। तो देखिए फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड है, इनऑर्गेनिक साल्ट है। जबकि मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हम लोग को किसका, केटल के डंग से या फिर प्लांट रेसिड्यू जो होता है उसके डिकम्पोजिशन से हम लोग को मिलता है। ये तो नेचुरल सब्सटेंस हो गया। अब फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मैन्योर जो है फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है नेचुरली। ये भी अपने आप फील्ड में, बस खाली आपको क्या करना है, वो सारा चीज इकट्ठा करके रख देना, अपने आप ये प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर जो है ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, जबकि मैन्योर जो है बहुत ही ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए डिफरेंस के साथ साथ आपको ये भी पता चलते जाएगा कि फर्टिलाइजर से ज्यादा बेटर हम लोग को क्या यूज करना है, मैन्योर यूज करना ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजर क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सभी चीजों में रिच होता है, ठीक है। जबकि मैन्योर जो है इन सभी में रिलेटिवली मतलब मतलब कम न्यूट्रिएंट्स होता है इन सब इनके कंपैरिजन में, ठीक है। रिलेटिवली कम कंपैरिजन होता है, लेकिन बाय नेचुरल हमारे लिए है, केमिकल्स कोई नहीं है, तो ये हमारे लिए यूज करना ज़्यादा बेटर है। जहां तक कि हो सके हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, मैन्योर यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन्योर का देख लीजिए एडवांटेज, यहाँ पे बताया गया कि एडवांटेज भी बताया गया क्यों हम लोग को यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, ये इनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो सके, इजिली गैसियस एक्सचेंज हो सके। क्लियर है, एक तो क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, दूसरा सॉइल को पोरस बनाता है ताकि इजिली गैसियस एक्सचेंज हो सके। तीसरा काम क्या करता है, माइक्रोब्स जो हमारे लिए, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, उनका इंक्रीजमेंट करता है ये। ठीक है, उनका नंबर को इंक्रीज करता है। उसके बाद हमारे सॉइल के टेक्सचर को भी इंक्रीज करता है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं मेन्योर क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारे लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, इनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी का डिटो लाइन है, आपको ध्यान में रखना है, और यही आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और आगे चल करके भी जब आप इसको जब और अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको याद आएगी। ध्यान रखिएगा, जितना भी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ या फिर एनसीईआरटी वालों ने बता रखी है, या फिर आपके जो टीचर्स, आपके जो स्कूल के टीचर हैं जो बता रहे हैं, वो आपको सिर्फ इस क्लास को पास करने के लिए नहीं, आपको क्लास को पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, बेसिकली आपको एक नॉलेज के लिए पढ़ना है, जो कि आपको आगे चल करके भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ते रहेगा इन सभी चीज़ों को लेकर के। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या, हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, चलिए। अब हमारा जब सोइंग का काम हो गया तो कहीं ना कहीं हम लोग को पानी देना भी पड़ेगा खेतों में। अपने खेतों में हम लोग पानी भी देते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स से सुने भी होंगे कि क्या बात कर रहे हैं वो, खेत में पानी देने का बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको इरिगेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वाटर जो है प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ये हम सभी को पता है, बहुत हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। वाटर के साथ साथ मिनरल्स, फर्टिलाइजर सब भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स में क्या होता है कि 90% के लगभग क्या होता है, वाटर होता है। क्योंकि वाटर जो है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, क्या चीज के लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, ड्राई कंडीशन में बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होता है और प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू पहुंचाया जा रहा है, वाटर के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिजोल्व होगा और प्लांट के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये चीज क्लियर है। और सॉइल के मॉइस्चर को भी मेंटेन करने के लिए, सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और सॉइल का मॉइस्चर हम लोग क्यों मेंटेन कर रहे हैं, ताकि हेल्दी क्रॉप का ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फील्ड को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, हम लोग को वाटरिंग करना पड़ेगा, वाटर करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा फील्ड को, ताकि क्या हो सके, हेल्दी क्रॉप का ग्रोथ हो सके। ठीक है, ताकि हम लोग का सॉइल भी क्या हो सके, मॉइस्चर मेंटेन रह सके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि हम लोग को रेगुलर इंटरवल पे वाटर क्या करना है, सप्लाई करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। और जो है ये क्रॉप टू क्रॉप ये फ्रीक्वेंसी वेरी करता है। ठीक है, टाइम वेरी करता है क्रॉप से क्रॉप। कुछ क्रॉप्स में तुरंत तुरंत जरूरी पड़ता है, कुछ क्रॉप्स में एक बार जरूरी पड़ता है। एक बार ही आपको देना है तो पूरा क्रॉप्स ग्रो हो जाएगा, फिर आपको देने की जरूरी नहीं है। कुछ क्रॉप्स में 2-3 बार भी करके देना होता है। और मिट्टी मिट्टी पर भी है कि कुछ मिट्टी को ज्यादा पानी चाहिए, कुछ मिट्टी को कम चाहिए। सीजन सीजन पर भी डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है कि क्रॉप टू क्रॉप वैरी कर रहा है, सॉइल टू सॉइल वैरी कर रहा है, और सीजन टू सीजन वैरी कर रहा है। जैसे कि गर्मी के समय में हमें क्या चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, तो हम लोग को ज्यादा पानी देना पड़ेगा, 2-3 बार भी पानी देना पड़ सकता है। ठंडी के समय में थोड़ा कम पानी देना पड़ सकता है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा क्यों, गर्मी के समय में हम लोग को ज्यादा पानी का जरूरत क्यों पड़ता है, और ठंडी के समय में क्यों कम हमको देना चाहिए, चाहे वो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो या फिर फील्ड से रिलेटेड हो, क्यों ऐसा होना चाहिए? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताओ, इसका आंसर भी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का, तो हम लोग पानी देने का बात तो कर दिए, बट इसका कोई सोर्स तो होना चाहिए कि हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, कैसे देंगे। तो हमारे पास कुछ सोर्स है, जैसे वेल्स हो गया, ठीक है, ट्यूबवेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स है, डैम्स है, कैनाल्स है। ठीक है, अब जिनके खेत के बगल में जो फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके हिसाब से उनका वो क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ इरिगेशन हो जाएगा, जिसके फील्ड के बगल में जो चीज है। चलिए हम लोग कुछ ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, जैसे कि मोट हो गया, पुली सिस्टम। ठीक है, ये देखिए ये मोट है, पुली सिस्टम है। हम लोग वेल से क्या किए, पानी निकाले, फिर यहाँ पे हम लोग डाले, और सारे खेत के पास क्या होगा, इस तरह से बनाया होगा सॉरी, सारे खेत में ये पानी क्या होगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चेन पंप, फिर है डेकली सिस्टम, फिर है राहत लीवर सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग आगे काफी अच्छे से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, काफी अच्छे से हम लोग देखेंगे। अभी मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये है अपना चेन पंप सिस्टम। ठीक है,
यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेन पंप के थ्रू एकदम बार बार पानी आते रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फील्ड में यहाँ पे पानी को फिर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक है यहाँ पे ढेकली सिस्टम, इसके थ्रू भी हम लोग कुछ इस तरह से पानी को यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप फिगर की मदद से देख लीजिए, आपके पास मोट सिस्टम है, ठीक है, चेन पंप सिस्टम है, ढेकली सिस्टम है, ये है राहत सिस्टम, जहाँ के ये बैल क्या होता है, चारों बगल यहाँ पे घूम रहे होते हैं ताकि ये यहाँ पर मूव कर सके, ये यहाँ पे राउंड राउंड मूव कर सके, ठीक है, टर्न अप हो सके, यहाँ से पानी बाहर आएगा, फिर यहाँ पे छोड़ते जाएगा और ये फील्ड में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं राहत सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग के पास है मॉडर्न मेथड। कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है, जिसमें दो तरह का आता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है अपना ड्रिप सिस्टम। ये फिगर देखो, ये है अपना स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, जहां पर कि क्या होगा, नोजल लगा हुआ होगा और ये नोजल से चारों बगल पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, ये ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, जहां की जमीन क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जहां पर कि सफिशियंट वाटर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग एक परपेंडिकुलर पाइप लगा देते हैं, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, रोटेटिंग नोजल लगा हुआ होता है। एक परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे करके पाइप लगा देते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे रोटेटिंग नोजल लगा हुआ होता है, और ये नोजल घूम घूम करके चारों बगल क्या करता है, पानी को छिड़काव करता है, पानी का छिड़काव करता है, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे। ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पर वाटर जो है क्या होता है, एक मेन पाइप के थ्रू फ्लो करता है, निकलता है, कुछ प्रेशर लगाना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, पंप के थ्रू। यहाँ देख लो आप, यहाँ पे लगा हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम में, यहाँ पर हम लोग का ये पंप है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर लगाते हैं और ये नोजल यहाँ पे मूव कर करके चारों तरफ अपना पानी का छिड़काव करता है, ताकि हर जगह पानी एकदम अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है हमारा दूसरा है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या है, इस सिस्टम में जो है पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, कहां पर, डायरेक्ट जो हमारा क्रॉप है उसके रूट के पास, जो हमारा प्लांट है, जो हमारा क्रॉप है, उसके रूट के पास डायरेक्ट वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल होता है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कहाँ पे, फ्रूट में पानी डालने के लिए गार्डनर सब इसको यूज करते हैं, ट्री वगैरह में, प्लांट वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं, ये वहां पे ज्यादा यूज होता है। और इसमें एक चीज फायदा क्या है कि यहाँ पे वाटर वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये क्या है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब जहाँ पे कि कम पानी अवेलेबल है, वहां पे पानी का बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, स्कार्सिटी है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि हम लोग को डायरेक्ट वहीं पर पानी डालना है जहां पर कि पानी का जरूरत है। और पानी का जरूरत कहाँ पर है, किसी भी कोई भी ट्री हो, क्रॉप हो, गार्डन फ्रूट वगैरह का जो भी पेड़ हो, उसके जड़ के पास जरूरी है, क्योंकि एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट करेगा, ठीक है, सॉइल से वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट करता है किसी भी प्लांट का। तो वहां पर ही डायरेक्ट ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, पानी को डालता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। देखो ये डायरेक्ट प्लांट के रूट के पास ये लगा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंकलर में क्या था, यहाँ पर एक ऐसे करके अपना परपेंडिकुलर पाइप लगा हुआ था, यहाँ पे नोजल लगा हुआ था, ये घूम घूम करके चारों बगल देगा, लेकिन नहीं, ड्रिप सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर हर एक प्लांट के रूट के पास ही पानी को ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, ये पानी को देता है। क्लियर है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीड से प्रोटेक्ट करना। वीड क्या है, मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाया था, ठीक है, वीड क्या है ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वीड क्या होता है, ठीक है। तो वीड क्या है ये आप लोग को पता चल गया, ये अनवांटेड प्लांट है जो हम लोग ग्रो नहीं करते हैं, इसका हम लोग ग्रोथ चाहते भी नहीं है। क्या है कि बेसिकली ये हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ये हमारे ही क्रॉप के साथ क्या करता है, कंपटीशन करने लगता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अनडिजायरेबल प्लांट है, ठीक है, जो अपने आप नेचुरली ग्रो कर जाता है हमारे क्रॉप के साथ, ठीक है। तो इस अनडिजायरेबल प्लांट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीड करते हैं। अब इसको हटाना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, इसको हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि हटाने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग करते हैं। तो वीडिंग क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जो ये वीड्स है, जो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स है, ये हमारे ही क्रॉप के साथ क्या करने लगता है, compete करने लगता है, क्या चीज के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, ठीक है। तो ये क्या करने लगता है, compete करने लगता है, जिसके कारण से कि क्या होता है, हमारा खुद का ही क्रॉप को क्या कर देता है, ये अफेक्ट कर देता है। इसलिए हम लोग को वीड्स को हटाना क्यों है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम लोग को वीड्स को हटाना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीज। अब कुछ वीड्स जो है,
मतलब कि हमारे हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करने लगता है। ठीक है, हमारे लिए ये क्या हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग चारा वगैरह खिलाते हैं हम अपने एनिमल्स वगैरह को, तो उसके लिए भी ये पॉइजनस हो सकता है, हमारे लिए भी ये पॉइजनस हो सकता है। तो इस कारण से हम लोग को क्या है, हम लोग का एक ही टारगेट रहता है कि वीड्स को हम लोग अपने फील्ड से हटा देते हैं, ताकि हम ना हमारा क्रॉप को ये डैमेज कर सके, ना हमारे एनिमल्स को हार्म कर सके, ना हमें हार्म कर सके। ये हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको फिजिकली भी हम लोग मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। उसको खेत से जाएंगे हम लोग अपने फील्ड से, बाय हैंड हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके निकाल निकाल करके हम लोग हटा देंगे। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हमारा इम्प्लीमेंट्स आता है, एक हमारा टूल्स आता है, टूल्स कह सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं खुरपी, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, खुरपी बोलते हैं, जिसके थ्रू भी हम लोग इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा मेथड जो हम लोग का है, जो जिसके थ्रू हम लोग हटा सकते हैं, वो है कि हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करें, जिसको हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड्स, जैसे कि 2,4-D। ठीक है, हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि इस केमिकल्स को अपने फील्ड पे क्या करना है, स्प्रे करना है। ठीक है, ताकि ये क्या करता है, हमारे क्रॉप को डैमेज नहीं करता है, बेसिकली ये सिर्फ वीड्स के लिए है, तो ये वीड्स को ही डैमेज करता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। हमारे खेत में क्या करेंगे, स्प्रेयर के थ्रू हम लोग इसको छिड़काव करेंगे, ताकि देखिए यहाँ पर ये किसान भाई हैं। ठीक है, इसमें ये क्या कर लिए, वीडीसाइड को लोड कर लिए, और ये क्या कर रहे हैं, नोजल्स के थ्रू ये स्प्रिंकलिंग टाइप से क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का छिड़काव कर रहे हैं। ये हमारे क्रॉप्स को हानि नहीं करेगा, ये सिर्फ वीड्स के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये अ, हमारे क्रॉप्स को तो हानि नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई जो इसको छिड़काव कर रहे हैं उसके हेल्थ पे ये हार्म कर सकता है। तो उसको बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक क्या करना पड़ेगा, इसका छिड़काव करना पड़ेगा। उसको अपना जो नोज है और माउथ है, इसको कवर करके रखना पड़ेगा जिस टाइम पे ये छिड़काव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह का ही क्या करना पड़ेगा, कपड़ा वगैरह भी इसको यूज करना पड़ेगा, जो कि ये बेसिकली उसके लिए ही यूज कर रहे हैं। तो ये इसको प्रिकॉशन अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये उसके लिए भी क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले हम लोगों ने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, सॉइल को हम लोगों ने प्रिपेयर करके रख लिया है। अब हम लोगों ने क्या किया कि बीज को बोने का काम कर लिया। ठीक है, बीज के बोने का हम लोगों ने कुछ कुछ टेक्निक देख लिया। फिर हम लोग बीज को बोने में क्या क्या हम लोग इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। फिर हम लोगों ने मैन्योरिंग वगैरह हर चीज़ देख लिया। फिर हम लोग को इरिगेशन का जरूरी पड़ गया, पानी का जरूरत पड़ गया। फिर हम लोग को वीड्स को रिमूव करने का जरूरत पड़ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग को जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है इम्पोर्टेंट स्टेप। जब हमारा क्रॉप फुल्ली ग्रो हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो हार्वेस्ट करना, फसल को काटना, फसल को काट करके अपने घर लाना। तो कटिंग ऑफ क्रॉप ही क्या कहलाता है, जब हमारा फुल्ली ग्रो हो जाए तो कटिंग ऑफ क्रॉप ही क्या कहलाता है, हम लोग का हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब या तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, या फिर उसको कट कर लेते हैं और उसको ग्राउंड पे छोड़ देते हैं। और ये जो है ग्रो होने में कम से कम कितना टाइम लगता है, 3 से 4 मंथ टाइम लगता है जब हम लोग बीज को बोते हैं। ठीक है, बीज को बोने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का पीरियड क्या है, 3 से 4 मंथ जनरली लगता है यूजुअली। ठीक है, अब हमारे जो इंडिया है, जो हमारा कंट्री है, यहाँ पर क्या होता है कि ये हार्वेस्टिंग का काम जो है मैनुअली भी होता है। ठीक है, सिकल के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर टाइप का होता है, हमारा टूल्स होता है। ठीक है, उसके द्वारा भी ये चीज किया जाता है, या फिर हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर होगा। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है, जो क्रॉप हम लोग काट करके अपने घर ले आए हैं, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, चाप से, उसके घास भूसा से हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है। जो उसका उसके ऊपर जो लेयर बना हुआ होता है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उससे हम लोग को जो हमारा जो मेन जो अनाज है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको उसके भूसा से क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने टर्म सुना होगा, भूसा टाइप का। ठीक है, तो हम लोग चाफ बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग इसको सर्च करके आप लोग इसका आसानी से फिगर आउट भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा इसे फिगर करना, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना फिगर नहीं डाल रखा है। ठीक है, तो इसको सेपरेट करना पड़ता है, जिसको हम लोग ये प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, थ्रेसिंग करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है अपने क्रॉप को। ठीक है, अब देखो ये एक मशीन है, जिसमें कि जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइन। ठीक है, अब इस मशीन में होता क्या है कि इसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों एक साथ ही हो जाता है। आगे से ये काटते जा रहा है। ठीक है, आगे से क्या हो रहा है, आगे से ये काटते जा रहा है, काटते जा रहा है,
और साथ में ही यहाँ से ये थ्रेसिंग करके इधर क्या कर रहा है, जो अपना यहाँ चीज रखा होगा उसमें लोड करते जा रहा है, लोड करते जा रहा है, एक बार में फिर ये यहाँ से नोजल से द्वारा क्या करता है, ये खाली कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड मशीन बोलते हैं। ठीक है, एक हार्वेस्टर आता है, एक थ्रेसर आता है, दोनों अलग अलग आता है। अब हमारे पास थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गया, तो अब हमारे पास आने लगा कंबाइन, मतलब दोनों एक ही साथ होते जाएगा। अब जब हमारा हार्वेस्टिंग हो गया तो हमारे क्या करना है, जब से ग्रेन को सेपरेट भी तो करना है, मतलब हम लोग अलग अलग कर दिए, लेकिन अब उसको पूरा एकदम कंप्लीटली अलग करना है। सेपरेट करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ होता नहीं है, एक पंखा लगा हुआ होता है जिसमें कि जो हमारा ग्रेन है, क्या, जो हमारा ग्रेन है, जो हमारा अनाज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चाप से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग। अब सारा चीज होने के बाद देखो, जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, सारा चीज होने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, ठीक है, अच्छे से स्टोर करेंगे। लेकिन इसी टाइम पे क्या होता है कि किसान जो होता है वो क्या करता है, एक फेस्टिवल मनाता है अलग अलग रीजन में, अलग अलग तरह का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मर्स विथ हार्ट्स, हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विथ जॉय। ठीक है, फील्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विथ जॉय, क्योंकि उसका अब जो उन लोगों ने 3-4 महीने जो मेहनत किया उन्होंने, अब क्या किया, उसका फल उन लोगों को उसके घर पे आकर के रखा हुआ है, मिल गया उसका फल, उसको उसका अनाज उसको मिल गया, जो उन लोगों ने 3-4 महीने जो उन्होंने एफर्ट लगाई है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब थोड़ा सा क्या करने का समय आ गया, रिलैक्स करने का समय आ गया, थोड़ा सा एंजॉय करने का समय आ गया है। तो इसको मतलब अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से क्या करता है, मैन और वुमेन क्या करता है, सेलिब्रेट करता है एज अ फेस्टिवल। क्लियर है, एज अ फेस्टिवल करता है। जैसे कि आप लोगों ने पोंगल का नाम सुना होगा, बैसाखी का नाम सुना होगा, होली, दिवाली, नवन्या। ठीक है, इस तरह से बिहू, इस तरह से क्या है, कुछ फेस्टिवल्स का नाम है जो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं पता ही है, जब हम लोग का दिल जो है खुशी से भरा हुआ होता है, तो पता है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, ये चीज आप लोग थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो आपके लिए काम चला जाएगा। बाद बाकी जितना चीज था वो तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरेज। अब देखिए फसल हमारे पास क्या हो गया, हार्वेस्ट होकर के, थ्रेसिंग होकर के, विनोइंग होकर के, अब जो हमारे पास जो अनाज के लिए हम लोगों ने 3-4 महीने जो मेहनत की है, वो अनाज हमारे घर आ चुका है। अब तो इसको हम लोग खराब नहीं होने दे सकते हैं। ठीक है, या तो किसान लोग क्या करते हैं, इनको बेच करके कुछ पैसे ले लेते हैं, या फिर जब बेचने के समय पर जब रेट सस्ता रहता है या फिर अपने घर के लिए कुछ इस्तेमाल करना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, या फिर इसको हम लोग सेल करते हैं। सेल करते हैं तो जहां सेल करते हैं इंडस्ट्री वाले लोग फिर क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं कुछ अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो स्टोर करना भी एक क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लंबे लंबे समय तक हम लोग को क्या करके स्टोर करके रखना पड़ता है, तो हम लोग को किससे बताना बचाना है, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे इसको बचा के रखना है कि नहीं, लंबे लंबे समय के लिए बचा के रखना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको एक क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। ठीक है, ताकि ये क्या हो सके, ठीक है, अगर हम लोग इसको ड्राई करके नहीं रखेंगे तो ऑर्गेनिज्म सबका अटैक होने का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ड्राई करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस अगर हम लोग नहीं करेंगे तो एक और चीज है कि हमारे नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसको जर्मिनेशन में यूज करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले ही क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो हम लोग को क्या करके रखना है, ड्राई करके रखना पड़ता है। तो हम लोग को प्रॉपरली सन के सामने क्या करना पड़ता है, हम लोग को धूप में सुखाना होता है, ताकि उसका क्या हो सके, मॉइस्चर खत्म हो सके और वो अच्छे से मतलब बचा रह सके, ताकि उसको क्या इंसेक्ट वगैरह, पेस्ट वगैरह, बैक्टीरिया, फंजा, ये सब क्या करे, उसको हार्म नहीं करे। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब देखिए ये सारी ग्रेनरीज है जहां पर कि क्या होता है कि हम लोग अपना फसल को, जो हम लोग का जो अनाज है उसको हम लोग क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देखिए यहाँ पर गन्नी बैग्स है, ठीक है, अनाज में रखने वाला, मतलब कि यहाँ पे बैग्स है जिसमें कि ये क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को प्लांट से तो फूड मिल गया। ठीक है, हम लोग को क्या हो गया, प्लांट से फूड मिल गया। फूड फ्रॉम प्लांट हम लोग को कैसे मिला, हम लोगों ने अभी तक सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लिया। सेम इसी तरह से हम लोग को एनिमल से भी फूड मिलता है, जिसको हम लोग मतलब कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग को प्लांट से मिला, सेम इसी तरह से एनिमल भी हम लोग को क्या कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, कोस्टल एरिया सब में देखोगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फिश कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ज्यादातर वो लोग फिश खाते हैं। तो फिश भी क्या है, एनिमल से हम लोग को कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट काइंड, हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड मिल रहा है। तो कोई कोई आदमी क्या कर रहा है, फिश को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हम लोग के तरफ भी क्या है कि बहुत सारा चीज हम लोग जो एनिमल्स रिलेटेड है हम लोग खाते हैं, है कि नहीं।
तो हम लोग भी फूड हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, एनिमल के तरफ से हम लोग को ये मिल रहा है, जैसे कि हम लोग को प्लांट से मिला। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, जैसे कि मतलब हम लोग को यहाँ पे सीड को बोना, फिर थ्रेसिंग करना, कितना स्टेप हम लोगों ने अभी तक फॉलो किया, इरिगेशन करना। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग के फार्म में भी एनिमल के साथ मतलब कि अब वहाँ पे हार्वेस्टिंग करना, इरिगेशन करना ऐसा नहीं सिस्टम है, बट इसी तरह से कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग अपने घर पे या फिर अपने फार्म में एनिमल के साथ हम लोग बहुत सारा वर्क करते हैं, बहुत सारा स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू हम लोग को क्या मिलता है कि एनिमल से भी हम लोग को फूड मिलता है, जैसे कि देखो एनिमल का प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना, प्रॉपर उसको शेल्टर देना, प्रॉपर उसका केयरिंग करना, बहुत सारा स्टेप है। जैसे जैसे हम लोग को प्लांट में बहुत सारा स्टेप करना पड़ा, प्रोसेस करना पड़ा, सेम वैसे ही हम लोग को एनिमल में भी बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। लार्ज स्केल पे जब इसी को हम लोग करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोल देते हैं, एक टर्म दे देते हैं कि जब हम लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री टर्म दे देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जब हम लोग जैसे प्लांट से हम लोग को फूड मिल रहा है, इसी तरह से हम लोग को एनिमल से भी फूड मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे तो दूध, दही हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, जितना भी चीज़ हम लोग को है, ये सब चीज़ कहाँ से मिल रहा है फिर, ये सब चीज़ हम लोग को फिर एनिमल से मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने प्लांट से भी फूड को देख लिया, और लास्ट में हम लोगों ने एक टॉपिक को थोड़ा सा जान करके एनिमल से भी हम लोगों ने फूड को देख लिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। और आपको पता ही है कि अगर आपने पहला मतलब पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल आपको जाके क्लिक करके देख लेना है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर भी कंटिन्यू करना है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे तो एनसीईआरटी से कर लो डिस्कशन इसका, ठीक है, या फिर एस चंद वगैरह जो भी मतलब बुक आप लोग के स्कूल या कॉलेजेस में सजेस्टेड है, उसके थ्रू से आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करो। बाकी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको दिक्कत आता है आप लोग यहाँ भी आकर के हेल्प आप ले सकते हो और अपना तैयारी को और भी अच्छे से बेटर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।